अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज डिस्कशन होगी। नैब के चेयरमैन ने कुछ बात की, उस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिमार्क्स हैं नैब के हवाले से, उस पर भी बात होगी। इसहाक डार के हवाले से इंक्वायरी का दोबारा से आगाज़ किया जा रहा है। इसहाक डार का एक इंटरव्यू आया, साबिक वज़ीर ख़जाना ने इंटरव्यू दिया, उसमें खासी परेशानी का शिकार दिखाई दिए, जिसके बाद अब नैब फौरी तौर पर हरकत में आया है। उनकी जायदाद के हवाले से उसी इंटरव्यू में हार्ड टॉक के सवालात किए गए, इस पर भी बात होगी। पीडीएम के जलसे जुलूस क्या फ़र्क डालेंगे? कोरोना की इस वबा में पीडीएम को जलसे जुलूस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या ये जलसे जुलूस ही कोरोना वबा में फैलाव का बड़ा सबब बन रहे हैं? इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो अहकाम जारी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट से, उस पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि होता दिखाई नहीं दे रहा। इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कुछ बात की है पीडीएम के अगले जलसे के हवाले से कि लाहौर का जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा, रेफरेंडम साबित होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने इस पर जवाब दिया है कि किसी जलसे में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि अब पीटीआई इस चीज़ पर संजीदा है कि किसी भी जलसे में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज के जो हॉट टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है तर्जुमान पाक फौज DGISPR का वो इंटरव्यू जो उन्होंने एक बैनुल अक़वामी इदारे को दिया, और उस इंटरव्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और उस इंटरव्यू में बड़ा खुलकर DGISPR ने जो डोजियर दिए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को, उस पर पहली बार खुलकर के उन डोजियर के जो इस वक्त नकात हैं उसमें क्या क्या कुछ है, और भारत की जो दहशतगर्दी है उसको किस तरह से दुनिया के सामने आया किया जा रहा है, और भारत एक कमज़ोर पोजीशन पर है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जुमला DGISPR का कि भारत एक बहुत कमज़ोर पोजीशन पर आ चुका है 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम उठाया भारत ने उसके बाद से। इस पर बात करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। माहिर कानून है। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नसीम साहब, DGISPR का इंटरव्यू बड़ा टाइमली है और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रहा कि ये इंटरव्यू हो गया, और दुनिया को वो तमाम तर चीज़ें भी चली गई जो डोजियर की सूरत में दी गई थी, वो अब खुलकर उसके जो पॉइंट्स हैं वो सामने आए हैं। ख़ास तौर पर जो भारत इस खित्ते में दहशत गर्दी कर रहा है, और ये खित्ते में जुड़ी दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, खुद अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है, ईरान के लिए बहुत बड़ा मसला है भारत का होना, चाइना के लिए बहुत बड़ा मसला है भारत का होना, चूँकि आपको पता है नेपाल और दीगर ममालिक के साथ भी भारत जो कुछ कर रहा है। क्या कहते हैं नसीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि भारत ने इस खित्ते में बहुत अरसे से जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके मुजाहिदीन के खिलाफ वो एक जो भी करता है हरकतें, उसको वो शो करना चाहते हैं कि जिस तरह ये पाकिस्तान से कोई चीज़ इस किस्म की हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अरसे से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भारत का चेहरा बेनकाब करना शुरू कर दिया है दुनिया के सामने। और उसकी सबसे बड़ी ये मिसाल है कि कलभूषण की सूरत में पाकिस्तान का ऑन सर्विस एक बहुत बड़ा दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान के जेल में मौजूद है, और जिसके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है। और उसने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की थी, जिसमें काफ़ी जो है लोग जाँ भाग हुए थे। तो पाकिस्तान में अभी आपने देखा था कि पिछले दिनों DGISPR ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आकर उन्होंने बताया था कि भारत जो है वो किस किस्म की दहशतगर्दी इस खित्ते में करवाना चाहता है या किस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व रहा है। तो आज भी जो DGISPR का इंटरव्यू था वो दुनिया को यही बताने के लिए था कि भारत इस खित्ते में अमन नहीं चाहता। ये वो वक्त है जब अमेरिका और तालिबान की पाकिस्तान ने जो है वो एक किस्म की सुलह करवा दी है और एक खित्ते में पीस प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो भारत जो है इसको सैबोटेज करना चाहता है। तो जितने भी सबूत थे, डोजियर्स थे, वो दुनिया के सामने पेश कर दिए गए कि अब दुनिया का जो है वो इस वक्त ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को देखे और भारत को इन चीज़ों से रोक के रखे कि वो खित्ते में दहशतगर्दी या अमन का जो अमल इस वक्त चल रहा है उसको फैलाने से कासिर रहे। तो मेरे ख्याल से तो आज का इंटरव्यू बड़ा टाइमली इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, बड़ी तफसील के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे DGISPR ने ये इंटरव्यू दिया है आज, और उन्होंने खुल के तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं और दुनिया पे एया किया है। कश्मीर में भी 1 साल से तो भारत ने लॉकडाउन किया हुआ है, जो वहाँ के कर्फ्यू की वहाँ सूरत हाल है नसीम साहब, और जो लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, दुनिया देख रही है, उस पर दुनिया खामोश है। फिर उस पर भी बात की DGISPR में। मैं सलमान आबिद साहब से भी इस पर बात कर लेता हूँ। सलमान साहब,
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस इंटरव्यू का? चूंकि जाहिर है कि BBC या किसी बड़े इदारे को इंटरव्यू दिया गया हो तो पूरी दुनिया में उसकी बात हो रही होती है। अब मैं देख रहा हूँ कि तमाम तर मैं फॉलो कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया को, तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस इंटरव्यू की, और फिर भारत का बार बार नाम दहशत गर्दी वाले मामले में उछल भी रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो आलमी दुनिया के अंदर इस बयानिए को सपोर्ट करना चाहता है, इस बयानिए को तक़वियत देना चाहता है कि भारत जो है बतौर रियासत पाकिस्तान के अंदर और इस खित्ते में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस है। अच्छा, ये बात आलमी मीडिया में जैसे आपने कहा अक्सर औकात मुख्तलिफ रिपोर्टें सुनने को मिलती हैं। अभी बाराक ओबामा की जो ऑटोबायोग्राफी आई है उसके अंदर भी इसका जिक्र है। इससे पहले भी अमेरिकन थिंक टैंक्स जो हैं वो भारत की मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी, वहाँ पे जो कुछ जुल्म और सितम हो रहा है, उसके अलावा जो अक़लियतों के साथ सलूक हिंदुस्तान में किया जा रहा है उसके बारे में अपनी मुख्तलिफ रिपोर्टें दे चुका है। लेकिन देखिए, आलमी मीडिया में तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन आलमी हुक्मरान जो हैं वो काफ़ी हद तक इस पर खामोश हैं। ये जो पाकिस्तान का हालिया इनिशिएटिव है ये बुनियादी तौर पे दुनिया के सफारतकारों के पास, दुनिया के वज़राए ख़ारजा के पास, दुनिया के बड़े इंसानी हकूक़ से जुड़े इदारों के पास और दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों के सामने ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर ताल्लुकात ठीक हों, इस खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली हो, तो फिर आलमी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और भारत को बावर करवाना होगा, उसको रोकना होगा कि वो अपनी दहशतगर्दी पे मबनी सरगर्मियाँ ख़त्म करे। अब इसमें हम किस हद तक कामयाब होते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन हम इस वक्त दुनिया में अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पैगाम जो है कि जज्बातियत की बुनियाद पे नहीं है बल्कि शवाहिद की बुनियाद के ऊपर है, तहकीक की बुनियाद के ऊपर है, होने वाले वाक़यात की बुनियाद के ऊपर है। अब अगर हमने सही तरीके से डिप्लोमेटिकली और सफारतकारी के तहत इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर हाईलाइट करने में कामयाब हो जाए तो यकीनी तौर पे उसका एक बड़ा दबाव जो है वो भारत के ऊपर पड़ेगा। आज आपने देखा कि जनरल असद दुरानी साहब जो है उनका एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अपने मौजूदा तर्ज अमल की वजह से खित्ते के लिए और हमारे लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है भारत के अंदर ये सलाहियत है कि वो इन खित्ते की ममालिक की जो सियासत है उसको डिस्टेबलाइज कर सके। अच्छा, मैं चाहूंगा सलमान साहब एक जरा कमेंट, सलमान साहब एक चीज इसमें और भी ऐड कर दें। DGISPR ने जो ये बात की है कि 5 अगस्त 2019 वाला जो इक़दाम है उसके बाद आलमी सतह पर भारत की पोजीशन कमजोर हुई है, इस पे आप कितना समझते हैं कि बेहतर बात? इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस अंदाज से भारत के खिलाफ और भारत से मुराद जनरल अपना मोदी के खिलाफ जो भारतीय वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो नैरेटिव पाकिस्तान की रियासत ने और हुकूमत ने बिल्ड किया है उसका एक असर तो ये हुआ है कि इंटरनेशनल दुनिया में भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। आपने देखा कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे ममालिक की भी रिजर्वेशन सामने आ गई हैं, ईरान की पहले से थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इस पूरे खित्ते के अंदर भारत आइसोलेट हो रहा है और भारत की बड़ी डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका के ऊपर थी और ख़ास तौर पे जो अपना ट्रंप के इलेक्शन के हारने के बाद भारत की अपनी पोजीशन भी वीक हुई है। तो एक प्रेशर तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिल्ड किया है और अब इंटरनेशनल दुनिया से ये वॉइसेस जनरेट हो रही है कि भारत जो है वो अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क नहीं है, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको कबूल नहीं किया जा रहा। मैं सलमान साहब इस पर आता हूं, मैं आपसे मैं इस पर आगे चल के मैं थोड़ी सी और बात भी करूंगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त जाने पे इशारा किया, खाली अक़लियतों के लिए ही नहीं, वहां पर मौजूद इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं भारत में वहाँ पर टूरिस्ट के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनके कत्ल हो रहे हैं और दीगर जो रेप की वारदातें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और ये भारत के अपने जरीदे खुद इसका चीख कर सबूत दे रहे हैं। वकास अब्रेज़ भी मेरे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, हम डोजियर दिए हमने ICJ में, जब आपने देखा कि बैनुल-अक़वामी जो आलमी अदालत इंसाफ है वहाँ भारत भाग गया, कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द को लेकर वहाँ भी उसको मुंह की खानी पड़ी, हजीमत का सामना हुआ। हम किस हद तक इस वक्त बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं? हमारे जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो कितनी इस वक्त अफादियत होगी उसमें जब हम डोजियर देते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, फिर हमारा जो एक बयानिया है उसको कितनी तक़वियत मिलेगी बैनुल-अक़वामी तौर पर? और इसका ज़रा लीगल एस्पेक्ट भी हमें बता दीजिएगा। असलान देखिए, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियों और ज़्यादाबारियों के बाद दुनिया ने ये जांच लिया, ये समझ लिया कि जंगें कभी भी किसी मसले का हल नहीं रही। इस तहत UNO बनाई गई 1945 में और इसके बाद जो UNO के तहत इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, इसका चार्टर भी बनाया गया ताकि
दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो भी बोन ऑफ कंटेंशन है, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, उसको एमिएबली और एमिकेबली डिसाइड किया जाए। इस जिम्मन में सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो यूएनओ का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसका बेसिक और प्राइम पर्पज ही ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां पे भी जंगी सूरत हाल है वहां पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को स्टैब्लिश करे और उस जंगी सूरत हाल का खात्मा करे। जहां तक आपकी क्वेश्चन की बात है, पाकिस्तान चूंकि हम तो जंगों के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो अमन की हाइश है, जो लीगल बैटल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बैटल है, इसमें किसी जिम्मन में भी पाकिस्तान को कमजोर समझा जाए। पाकिस्तान ने हमेशा अपने मुल्क का दिफा किया, चाहे वो पाकिस्तान का बयानिए किसी बयानिए को, किसी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए था, चाहे वो किसी जंगी मुहावरे पे था, तो पाकिस्तान हमेशा इसमें सरफरिस्त अपना किरदार अदा करता रहा। जहां तक यूएनओ की बात है, आईसीजे की बात है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात है, मैं ये चीज आपसे जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है आर्टिकल 99 है यूएन चार्टर, उसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल पे ये कमेंट है कि किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर ये दो रियासतों पर सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक सम डोमेस्टिक मैटर और जंगों को रिजॉल्व करने के लिए यूएन चार्टर आर्टिकल 35 से लेके 45 तक तरीका कर लिखा है। और पाकिस्तान ने लीगली अपनी जो भी बैटल थी वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ी। हमने सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटाया और परमानेंट मेंबर थे, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, मैं इस पर मजीद बात भी करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नसीम सिद्दीकी साहब, सलमान आबिद साहब, बैरिस्टर वक्कास अब्रेज हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें भी हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे। जो अपोजिशन का बयानिया है उसमें एक चीज़ और भी है महंगाई के साथ साथ, वो है खारजा पॉलिसी पर तनकीद जो इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट है। क्या इस पर भी बात हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पर भी बात करके देख लेते हैं। वेलकम बैक। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहा था, खारजा पॉलिसी वाले मामले पर भी हम एक तरफ देखते हैं कि अपोजिशन जब अपने जलसे जुलूस कर रही है तो बड़ा खुलकर महंगाई पर बात कर रही है, टैक्सेशन पर बात कर रही है, गवर्नेंस पे बात कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्तलिफ चीज़ों पर बात कर रही है गवर्नमेंट के हवाले से। क्या खारजा पॉलिसी वाले मैटर पे जो बात कर रही है अपोजिशन, आपको लगता है कि खारजा पॉलिसी को मजीद फाल करने की ज़रूरत है? खारजा पॉलिसी को फ्रंट फुट पे आके खेलने की ज़रूरत थी। डोजियर हमारे हाथ में था, वो दे भी दिया, लेकिन हमारी जो अस्करी क़यादत है वो सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान की हर तरह से हिफाजत के लिए सारा कुछ बेहतरीन, और फिर उसका मुँह तोड़ जवाब ज़ाहिर है अभिनंदन की शक्ल में दुनिया को दिया भी गया कि जो भारत ने जारियत की उसका जवाब भी फ़ौरन दे दिया हमारी गयूर अफवाज पाकिस्तान ने। लेकिन क्या गवर्नमेंट के जो एंड से चीज़ें करने वाली हैं वो ठीक हो रही हैं? आप देखें ये अपोजिशन किस मुंह से फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। इन्होंने तो अपने ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रखा हुआ था। आप देखें कि जब से इमरान खान की सर वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे ना, वो खुद ही थे सारा कुछ। तो वो खुद ही तो छुट्टियों पे रहते थे या लंदन बैठे रहते थे। आप देखें कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव है। हमने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो तकरीबन इस वक्त हर मुल्क का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको बड़े एक अच्छे लेवल पे लेके आए और उसको दुनिया मान रही है। आप देखें कि जहाँ पे कश्मीर का मसला था उसको जितने इफेक्टिवली इस गवर्नमेंट ने यूएनजीए में जाके इमरान खान साहब ने तकरीर की थी और जिस तरह से उसको उठाया था तो दुनिया को पता चला कि कश्मीर का मसला भी अब इंटरनेशनल, आप देखें कि न्यूज़पेपर्स में भी उसका जिक्र आता है। उसके अलावा जो मोदी को एक फाशिस्ट और हिटलर के तौर पे पेश किया गया है उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और जो एक मकरू चेहरा है भारत का वो दुनिया के सामने आ रहा है। तो अपोजिशन को कम से कम पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो पाकिस्तान की अहमियत के मामलात हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के मामलात हैं, उनके ऊपर कम से कम आके इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, गवर्नेंस थोड़ी सी मजीद बेहतर करनी चाहिए। महंगाई का मामलात है, जिस तरह कोविड की वजह से सारी दुनिया में महंगाई चल रही है, इस तरह के मामले तो अपोजिशन जरूर मंजर आम पे लेके आए। लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है इस गवर्नमेंट की। शाह महमूद कुरैशी साहब के अंडर बहुत बेहतरीन
तरीके से चल रही है। इस वक्त हमारे देखें कि सबसे बड़ा अमन का जो अमल है इस खत्ते में चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा और खत्ते में अमन होगा। जब खत्ते में अमन होगा तो मुआशी मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोविड-19 की वजह से पहले ही दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा मुआशी हालात दुनिया के ख़राब हो चुके हैं, जिसको इस वक्त रिवाइवल चाहिए। और पाकिस्तान में आप देखें कि कोरोना के बावजूद जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो अल्लाह ताला करे कि मजीद हालात बेहतर हो और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। अपोजिशन जो है इस वक्त वो तो कोरोना फैलाने की तरफ लगी हुई है, जिस तरह जलसे जुलूसों की कॉल दी जा रही है, तो वो तो लगता नहीं है कि इनको पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेस्ट है। या तो ये अपने एनआरओज लेना चाहते हैं या पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं, या अपने वोटर्स को जो है मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। इसी वजह से ये जलसे जुलूसों से बाज नहीं आ रहे। मैं यही बात जरा सलमान साहब से भी, सलमान साहब अग्री करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ कि गवर्नमेंट की जो इस वक्त खारजा पॉलिसी है बेहतर है, शाह महमूद कुरैशी और उनकी टीम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, बड़ा फाल तरीके से काम कर रही है, सफ़ीर अपने अपने मुल्कों में जहाँ पर तैनात हैं वहाँ बड़े फाल तरीके से काम कर रहे हैं। अग्री करते हैं सर? देखिए, इस हुकूमत की अगर आप 2.5 साल की पॉलिसी देखें तो उसमें वाहिद नुक्ता जो है वो फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एज मिला है। और हमें ख़ास तौर पे माजी के मुकाबले में इस वक्त अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो इंटरनेशनल एज है, जिसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने जिस अंदाज से हिंदुस्तान के साथ सलूक किया और हिंदुस्तान को पॉलिटिकली जो जिसे कहते हैं एक्सपोज किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको देखें। फिर आप ये देखिए कि हमने तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, ईरान के साथ अपने मामलात को, सऊदी अरब, हमें मतलब फॉरेन पॉलिसी में एक एज तो मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हमारे जो फॉरेन ऑफिसेज हैं या जो हमारे सफारतकार हैं, अभी वहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान जो है वो बहुत इन्वेस्टमेंट करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, अपने सफारतकारों के कॉन्टेक्स्ट में, अपने थिंक टैंक के कॉन्टेक्स्ट में, अपने डिप्लोमेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। हमारी इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं सलमान साहब अब भी समझता हूँ सलमान साहब को, जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का भी एक चैनल यूज़ कर सकते हैं, हमें वहाँ भी पीछे धकेला गया। आपको पता ही है कि भारत हर जगह कोई ना कोई गंद ज़रूर करता है जहाँ पर पाकिस्तान को बेहतर तरीके से तरक्की कर रहा हो, बेहतर जा रहा हो। हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया, हमारी हॉकी के साथ भारत का सलूक जैसा था, और कबड्डी के पहलवानों के साथ जो कुछ भारत में हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन सर दुनिया काफ़ी खामोश है। दुनिया अभी भी कश्मीर वाले मामले पे जुल्म जबर जो ढाया जा रहा है भारत की तरफ से, जो दहशतगर्द मुल्क भारत है और जो उसका वजीर आजम टॉप दहशतगर्द रहा है गूगल की लिस्ट पे, उसकी तरफ से जो कुछ हो रहा है, फिर ट्रंप का वहाँ जाना और फिर मोदी का वहाँ जाना और ट्रंप के हाथ में हाथ देना, तो ये तो खुद अमरीका के लिए बाइस शर्म है। क्या तब्दीली है इक़्तिदार, कुछ तब्दीली होगी? मैं सिर्फ ये जो बाइडन की जो तब्दीली है इस पर, जी देखिए, पहली बात तो यह कि दुनिया में फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो अपने मफादात के साथ होती है। भारत के मफादात इंटरनेशनल दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं बड़ी मार्केट की वजह से, इसलिए बहुत से लोग जो ममालिक जो है वो बात नहीं करते भारत के हवाले से, लेकिन उसका निजी महफिलों में इतराफ़ करते हैं कि भारत जो है वो अपनी हदूद से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जो अमेरिका के अंदर क़यादत की तब्दीली हुई है, आपने जैसे पूछा मुझसे, तो बाइडन जो है उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा था कि भारत जो है उसको कश्मीर के बारे में अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। वहाँ जो कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ जो आर्टिकल 370 और 35A है उसके बारे में बात की गई थी। तो मुझे तो उम्मीद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत के ऊपर अपना एक दबाव बढ़ाएगी, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ आ रहा है। इसलिए अगर इंटरनेशनल जो रूलर है, हुक्मरान तबके हैं, अगर वो उस मीडिया की वॉइसेस को नहीं सुनेंगे तो उन पर क्रिटिसिज्म बढ़ेगा। और ख़ुद भारत के अंदर से भी वॉइसेस जनरेट हो रही हैं जो कह रहे हैं कि मोदी की पॉलिसी जो है, जो हिंदुआता पे बेस करती है, वो वहाँ के मुसलमानों समेत पूरी रियासत के लिए ख़तरा है। तो एक चांस तो बना है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा था कि इस चांस को ज़्यादा बेहतर तरीके से अवेल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से, ज़्यादा एविडेंस तरीके से जाके वहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल, दुनिया को बावर करवाएं कि जी पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का रवैया बड़ा मनफी है। बिल्कुल ठीक है। मैं बैरिस्टर वकास अब्रेज से भी इस पे बात कर लेता हूँ, जिसका जिक्र सलमान आबिद साहब ने किया। उन्होंने एक इशारा दिया कि भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। मैं अरुंधति रॉय का नाम ले देता हूँ। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की राइटर हैं और दुनिया भर में उनका नाम है, बुकर प्राइज़ विनर हैं वो।
उन्होंने खुद भारत के मुतासिबाना रवैये, दहशतगर्दाना रवैये पर बारहा आवाज़ उठाई और वो अक्सर इंटरव्यूज़ में इस पर बात करती हैं, बैन अवी फोरम्स पर भी बात करती हैं। वकास, क्या इसका एज हमें फौरी तौर पर हासिल होना चाहिए, मजीद लेना भी चाहिए? कि मैं हुकूमती एंड से बात कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल लेना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले भी अपनी लीगल बैटल लड़ी और मैं ये समझता हूं कि आईसीजे में पाकिस्तान को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो बंद कमरा इजलास था जिसमें परमानेंट मेंबर्स भी मौजूद थे, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी मौजूद थे, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो चाइना की तरफ से की गई, उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि दूसरी जो रियासतें थी उनको ऑन बोर्ड ले सकता, अपने नैरेटिव में आईसीजे का दरवाजा खटखटाता, सिक्योरिटी काउंसिल से फिर रिक्वेस्ट करता, वो फिर अपना इजलास बुलाए। चूंकि आर्टिकल 35 से लेकर ऑनवर्ड 45 में जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है, अगर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में और सिक्योरिटी काउंसिल को ये बावर करवाने में कामयाब हो सकता जाता है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, तशद्दुद है, जबर है, इस्तिबदाद है और वहां के जो लोग हैं को बुनियादी राइट से महरूम कर दिया गया है। पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के लिए पीने के लिए दूध नहीं है, अद्वियात नहीं है, तो वहां पे हमें एज क्या मिलेगा? फौरी एज हमें ये मिल सकता है कि वो चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल यूएन चार्टर के तहत उनकी फजाई, उनकी बहरी, जमीनी हदूद को ब्लॉक कर सकती है, इंडिया को आइसोलेट करने के लिए अपने परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऑन बोर्ड ले सकती है, अपनी मीटिंग कॉल कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम यहाँ पे बातें ही सिर्फ करें और प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली स्टेप्स ना लें तो फिर कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली वो इक़दाम करने बिल्कुल ठीक है। मैं जरा नसीम सिद्दीकी साहब से भी इस पे, बिल्कुल ठीक वकास, बिल्कुल ठीक है, मैं जरा नसीम सिद्दीकी साहब से भी इस पे कमेंट लूंगा। इसके बाद जरा अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बात हो जाएगी, नैब और नैब के हवाले से जो उसके केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए नैब के हवाले से, इस पर भी बस जरा एक कमेंट नसीम साहब, कौन सा ब्लॉक ऐसा बनाया जा सकता है? पाकिस्तान को इस वक्त कैसी मुतारिक खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है? कौन कौन सा ब्लॉक है जो इस वक्त ज़ाहिर है भारत से डायरेक्ट इफेक्ट है, भारत की दहशतगर्दी से इफेक्ट है? उसमें नेपाल है, अफगानिस्तान खुद है जिसकी अब आंखें खुलना शुरू हो गई हैं, चाइना के साथ आपको पता है किस तरह के मामलात हैं, ईरान के अंदर भी दहशतगर्दी में मुलविस है भारत, फिर खाली इसी खिता नहीं, इससे बाहर भी जो भारत का रवैया है वो सबके सामने है। तो हम कितनी जल्दी कौन सा ब्लॉक, कैसे वो ममालिक हमारे साथ मलेशिया, तुर्की भी खड़े हैं? देखें, अगर वकास हम अपने आसपास ही देख लें और जितने भी मामलात हैं, यानी कि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, और ये सी पैक की वजह से तो और भी बड़े गहरे ताल्लुकात हो गए, और ये सी पैक ही है जो इंडिया की आंखों में इस वक्त एक कांटा बना हुआ है। अगर हम अफगानिस्तान में अमन अमल ले आते हैं, उसके बाद ईरान के साथ हमारे मज़ीद ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, भूटान, नेपाल, इन सारे मुल्कों के साथ अगर हम अच्छे ताल्लुकात कर लेते हैं तो भारत डेफिनेटली अकेला पड़ जाएगा। तो तुर्की और मलेशिया तो बड़ी दूर की बात है। अगर हम अपने हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर बन जाए, जिनको हमेशा सैबोटेज करने की भारत कोशिश करता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरह डोजियर सामने रखा है और दुनिया के आंखें खुलवा दी हैं कि भारत जिस तरह की दहशतगर्दी करवाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाता है और इस खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे रहता है हमेशा। अगर ये तमाम ममालिक ये बात समझ जाए और ये अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं। जी ठीक है सलमान साहब, ज़रा आगे बढ़ के थोड़ी सी और भी बात कर लें। अब ज़रा का जो हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी बड़े आगे पीछे चल रहे हैं और काफ़ी गर्मा गर्मी है। सर, पीडीएम के जलसे एक तरफ, गवर्नमेंट के इकदाम एक तरफ, मुल्तान जलसे के हवाले से आपको पता है कि पहले इजाज़त नहीं दी गई, बाद में इंतज़ामिया पीछे हट गई, उस पर बहुत सारी बातें, इसहाक डार साहब का इंटरव्यू जो बीबीसी को दिया उस पर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सर, कोई मौक़िफ़ वैसे वाजे नहीं कर सके? इसहाक डार साहब बड़े बुरे तरीके से वहाँ पर फंसे और जिस तरह से वो सवालात किए गए, ताबड़तोड़ हमले थे। इसहाक डार साहब पे जायदाद के हवाले से बातें थी, मियाँ साहब की वापसी, मियाँ साहब के रहने वापस आने, इन पर बातें थी। अगर पीडीएम का मौक़िफ़ बड़े वाजे है, जो कि पीडीएम खुद समझती है कि हमारा मौक़िफ़ वाजे है, तो क्या लीडरान का पाकिस्तान होना भी ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीडीएम का बस एक नुकाती एजेंडा है और वो है इमरान खान को बाहर निकालो। बाकी जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और सिविल सुपरमेसी की बातें, बयानिए की बातें जो है, ये सिर्फ एक दिखावे की चीज़ होती हैं। पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से जो भी जमात आती है इक़्तिदार में, उसके मुखालिफ जो भी अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है, उसकी वजह इशूज़ नहीं होते, बल्कि ये होता है कि इनको बाहर निकाल के हमें लाया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पीडीएम जो है, जो कि बड़ी ताकत भी रखता है, उनमें बड़ी जमातें शामिल हैं,
उन्होंने बड़े जलसे भी कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान को निकालने का तरीका क्या है? क्या वो इमरान खान को तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद से निकालना चाहते हैं? नहीं। क्या वो इमरान खान को वो तो सेनेट के इलेक्शन में देख लिया सर, वो सेनेट के इलेक्शन में देख लिया ना। अच्छा, अब उनका मुतालबा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को निकाले। भाई सवाल यह है कि इमरान इस्टेब्लिशमेंट के पेट में ऐसी क्या मरोड़ उठी है कि वो इमरान खान को बाहर निकालें? क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम देखिए, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार कर लें, वो तो आपने करना नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए पीडीएम जो है उसमें पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, पीएमएलएन का अपना एजेंडा है, मौलाना फजल रहमान का अपना एजेंडा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि तमाम तर जलसों के बावजूद, और एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में कभी भी जलसे जुलूसों की बुनियाद पे हुकूमत नहीं जाती। जलसे जुलूसों की बुनियाद पे सिर्फ एक मोमेंटम बनता है, और उस मोमेंटम को आगे लेके चलने के लिए एक बड़ी तहरीक की ज़रूरत होती है। वो तहरीक चलेगी नहीं चलेगी उस पर अभी सवालिया निशान है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी लगता है कि आगे जाके पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ करेगी इस पीडीएम के एजेंडे से, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इदारों के साथ बराह रास्त टकराव की पॉलिसी इख्तियार की जाए। अच्छा, गिलगित इलेक्शन के बाद से ऐसा महसूस हो रहा था सलमान साहब और तीनों हजरत, गिलगित इलेक्शन के बाद से ऐसा महसूस हो रहा था जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी कि पीपल्स पार्टी शायद बैकफुट पे जा रही है, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर आ गई। मैं जरा वापस आता हूँ एक ब्रेक से, और अब जरा नैब की सूरत हाल पर भी बात करके देखेंगे कि एक तरफ इसहाक डार का इंटरव्यू आया, फौरी तौर पर नैब की जानिब से साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी हो गई। ये जो टाइमिंग्स हैं, क्या ये सही बात है कि फिर हुकूमत पर जो पीडीएम इल्ज़ाम लगा रही है उसका इससे कोई ताल्लुक है? वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ज़रा कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि बात करेंगे अब नैब की सूरत हाल पर। नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि नैब मुलजमान को हिरासा और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। हर रेफरेंस में 90 रोज़ का रिमांड तो जुल्म है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा है। फिर नैब की जानिब से जो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। बैरिस्टर वकास अब्रेज, सलमान आबिद साहब, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, टाइमिंग का क्या मामला है? एक तरफ इंटरव्यू आया, उसके बाद ये मंजूरी होना, या फिर ये टाइम के हिसाब से ठीक चल रहा था? नैब का ये टाइम था, इस वक्त उन्होंने इंक्वायरी की मंजूरी देनी थी तो उन्होंने दे दी, लेकिन चूंकि ये मामला इससे जुड़ जाते हैं किसी न किसी तरह से, तो फिर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल इस्लान, आपने दुरुस्त इंडिकेशन की है। चूंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी नैब के केसेस बनाए जाते हैं, इसमें हमेशा इस चीज़ का इंदिया जरूर दिया जाता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इन केसेस को एस्टेब्लिश किया जाता है। जितनी भी इंक्वायरीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं या रेफरेंसेस फाइल किए जाते हैं, एक शख्स को 90 दिन के लिए बिहाइंड द बार रखा जाता है। जब उसका केस नैब कोर्ट में जाता है तो वहां पे केस के अंदर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ही नहीं होता कि उस पर्सन के पास। अगर नैब कोर्ट उसे कन्विक्ट करती है, जब वो केस हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो केस जाता है तो जस्टिस मकबूल बाकर की वो जो 87 पेजेस की जजमेंट थी, जो कि हाजा बरादरान के केस के अंदर डेट वाज द चार्ज शीट अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नैब, जिसमें नैब को बड़े आड़े हाथों लिया गया और जितने भी रिमार्क्स दिए गए, हमारे बड़े जुडिकेटर्स और हमारे लीगल ज्यूरिस्ट हैं जो पाकिस्तान में लीगल एनालिसिस करते हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे वो तो अभी डिक्टा है, वो रेशियो डिसेंडेड नहीं, मसलन को ऑपरेटिव पार्ट नहीं जजमेंट का। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जिसका काम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, और उनके रिमार्क्स किसी अदारे के अगेंस्ट, खासतौर पर नैब के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। और जो इसहाक डार की आपने बात की, ये सिर्फ इसहाक डार की बात नहीं है बल्कि दीगर बहुत से ऐसे लोग थे, हकान अब्बासी थे, उसके बाद एहसन इकबाल थे, हाजा आसिफ थे, बेशुमार इस तरह के मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। जब भी वो हुकूमत पे तनकीद करते हैं या निश्तर बरसाते हैं तनकीद के, तो उनके खिलाफ रेफरेंसेस आ जाते हैं। एक चीज मैं जरूर इस्लाम कहना चाहूंगा कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको दुरुस्त किया जाए या जिसको रिफॉर्म किया जाए, वो ये कि जो चेयरमैन नैब की अथॉरिटी है, सेक्शन 18 और सेक्शन 24A के अंदर
pertaining to the arrest and detention of चेयरमैन नैब। चेयरमैन नैब की जो अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड पावर्स हैं उनको कर्टेल करने की जरूरत है या उनको डिफाइन करने की जरूरत है कि आप किस स्टेज पे किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये नहीं कि आज एक शख्स के खिलाफ इंक्वायरी आई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगर पीटीआई के किसी शख्स के खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो गया लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं करते तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके अगेंस्ट हमारा आर्टिकल 25 आईन है पाकिस्तान का, जो ये कहता है कि ऑल द सिटीजन आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस एंड डेजिग्नेशन। तो आप आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी करते हैं, आर्टिकल 4 की या 5 की आईन पाकिस्तान के आर्टिकल की खिलाफवर्जी करते हैं। जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और किसी शख्स को आप इंक्वायरी में धर लेते हैं, किसी को इन्वेस्टिगेशन में धर लेते हैं, किसी को रेफरेंस फाइल होने के बाद धर लेते हैं, ये जो इम्तियाज करते हैं, जो फर्क रवा रखते हैं अपोजिशन का, हम हमेशा बात करते हैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंदी है। और वो पट्टी इसलिए बंदी है कि आप पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिलाए ताक रखते हुए मेरिट पे फैसला करें कि किस स्टेज पे हमने किसको। ये आपका एक कानूनी मौकिफ सामने आ गया वकास। मैं जरा नसीम साहब से भी इस पे बात, नसीम साहब किस हद तक अग्री करते हैं कि कई इंक्वायरीज ऐसी हैं जो तवालत का शिकार हैं, चले जा रही हैं। राजा परवेज अशरफ साहब के हक में एक फैसला आ गया, वो भी आपके सामने। ख्वाजा साद रफीक बाहर आ गए हैं, वो भी आपके सामने हैं। फिर हम आहत चीमा और दीगर केसेस एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, रिजल्टेंट अभी तक नहीं है। मैं ज़रा इस पे कि ये इन चीज़ों की बेहतरी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अब 12 कहा गया नैब के हवाले से, क्या देख रहे हैं सर? आप ये देखें, अरसलान के नैब के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के रिमार्क्स दे रही है तो ये बहुत शर्म वाली बात होगी नैब के लिए। अलार्मिंग भी है। नैब को भी इस किस्म का इदारा है जिसको बिल्कुल के अपना तमाम मामलात को देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो करप्शन का हर तरफ शोर था कि लोगों को पकड़ा जाएगा, वो सारे बयानिए को जो है ना वो एक किस्म का सैबोटेज कर दिया। क्योंकि आपने आहत चीमा को 3 साल गिरफ्तार रखा, उनको क्या आपने रेफरेंस दायर किया, उनको सुप्रीम कोर्ट से तो डॉक्टर आसिम देख लें, डॉक्टर आसिम देख लें, आप डॉक्टर शर्जील का केस देख लें, खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सबके आपने नाम गिनवा दिए। तो बात यह है कि जो इतना ये शोर मचाते हैं लेकिन जब अदालत में जाते हैं तो वहां पे ये परफॉर्म सही नहीं करते। इनको चाहिए कि अदालतों में केस लेके जाएं। एक शरीफ बंदे को अगर आपने पकड़ लिया और 3 साल जेल में रखा, उसके बाद वो बाहर आ जाता है तो उसकी तो सारी फैमिली लाइफ तबाह हो जाती है, लोग तो उसको करप्ट ही समझेंगे। तो नैब को अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लानी पड़ेंगी और इसमें अपोजिशन और हुकूमत को भी मिलकर बैठना चाहिए। इसमें नए लॉज लेके आने चाहिए, जो इनके जो लामहदूद इख्तियारात है इनको ख़त्म करना चाहिए ताकि जस्टिस जो है वो जल्दी मिले। अगर जस्टिस में देरी होगी तो वो कहते हैं ना कि अगर देर कर रहे हैं तो इसका मतलब जस्टिस नहीं मिल रहा। तो ये नैब के ऊपर बड़ा एक काला धब्बा इस वक्त लग चुका है। आपने देखा है कि हर तरफ से नैब के ऊपर आवाजें उठाई जाती हैं, तो इनको चाहिए कि ये जो अपने मामलात है बेहतर कर लें इस वक्त, ताकि सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारों की तरफ से इनकी इस तरह वजह से राई ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। सलमान आबिद साहब, सर किस हद तक अग्री करते हैं? फिर चेयरमैन नैब तो ये कह रहे हैं कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, ग्रोह या फर्द से नहीं है बल्कि सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। दूसरी तरफ ऐसे कई केसेस जिसका जिक्र कर रहे हैं उस पर भी। फिर अभी एक हालिया एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूँ, सलीम मांडवी वाला साहब का केस आपके सामने ही है, फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, फिर उनकी मुलाकात भी हुई चेयरमैन नैब से, उन्होंने काफ़ी शिकायत कर दी हैं। तो ये मामला भी हैं सर नैब से जुड़े। देखिए, पाकिस्तान में जब भी आप एहतसाब की बात करेंगे तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ एहतसाब का अमल मुतनाज़ा रहा है, चाहे वो सियासी हुकूमतें हों चाहे वो फौजी हुकूमतें हों। इसलिए आज भी जब नैब इस वक्त एहतसाब करने की कोशिश कर रहा है तो जैसे बाकी दोस्तों ने कहा कि उस पर अपोजिशन समेत बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं, और नसीम सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसमें बहुत सी तरामीम की ज़रूरत थी, लेकिन उस बदकिस्मती से उस तरामीम के ऊपर जो है अपोजिशन और हुकूमत बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मसला यह है कि अदालतों के रिमार्क्स अपनी जगह, सवाल यह है कि हमने नैब को कैसे मुस्तहकम करना है, कैसे शफाफ बनाना है, कैसे बेलाग एहतसाब होना है, और उसमें जो है ना सियासी बुनियादों पर एहतसाब ना हो, उनको कानूनी बुनियादों पर एहतसाब किया जाए, चाहे उसमें हुकूमत के लोग हैं चाहे अपोजिशन के लोग हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि नैब के कवानीन में बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। सर जब पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, सलमान साहब, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ बैठे थे, अब बड़ा बोलते हैं जब साथ बैठे थे तब तरामीम कर लेते, क्यों नहीं की? देखिए ना, उस वक्त तो उन्होंने इस करप्शन के ऊपर समझौता कर लिया था ना। उन्होंने कहा था कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, सिंध में हमारी हुकूमत है, ना आप हमारे बंदे पकड़े ना हम आपके बंदे पकड़ेंगे। वो तो बारियां ले रहे थे, का चेयरमैन नैब भी लगता था। हाँ जी, फिर अपनी मर्जी का चेयरमैन भी लगा लेते थे। वो तो सारा एहतसाब का ड्रामा जो है
वो तो पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर मुकमुका के तौर पे निकल गया ना। और आज जिस वक्त पीपल्स पार्टी या न्यू लीग जो है नैब पे तनकीद करते हैं, आपको याद होगा कि 2006 में मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था कि हम आके एक इंडिपेंडेंट एहतसाब का इदारा बनाएंगे, लेकिन दोनों जमातें उस एहतसाब के इदारे बनाने की बजाय इसी नैब के ऊपर जो है ना इत्तफा करके बैठ गई और इसको अपने तरीके से खेल खेला इसका। इसलिए आज जब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है तनकीद करते हैं नैब के ऊपर, तो उनको अपने गुनाहों की भी तो माफ़ी मांगनी चाहिए ना कि उन्होंने इस नैब के साथ क्या किया था। बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा वकास एक चीज़ महंगाई से भी जुड़ी थी, गवर्नेंस से भी जुड़ी थी, थोड़ा सा स्टील मिल के मुलाजमीन उनकी भी आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सईद गनी साहब के साथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या स्टील मिल के मुलाजमीन का इस तरह निकल जाना, फिर उनका अदालत में अगर वो चले जाते हैं तो क्या उनके पास कोई ऐसा एज है, अदालत में जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो ठीक है? मैं ज़रा कानूनी पहलू आपसे जानना चाह रहा हूँ। कानूनी पहलू पे भी बात करते हैं साहब। मैं 1 मिनट जो आप नैब पे बात करना चाहूंगा कि लास्टली वो ये कि जब हम नैब की कारकर्दगी की बात करते हैं और हमारे अपोजिशन बेंचेस की तरफ से और पॉलिटिकल क्वार्टर्स की तरफ से ये बात की जाती है कि नैब को खत्म कर दे, जिस तरह ये मेरे दोनों दोस्तों ने बात की, सीनियर हजरात ने बात की कि नैब को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नैब के अंदर बहुत जरूरी तरमीम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और एट द सेम टाइम जो है, जिस तरह आपने बात की कि स्टील मिल के जितने भी मुलाजमीन है, देखिए इनका एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इनको जो रेगुलेट करता है हमारे सर्विसेज लॉज हैं, हमारे लेबर लॉज हैं। और जिस तरह इनको घर भेज दिया गया, ये हुकूमत तो ये वादे करती थी आर्टिकल 37, 38 भी जिस तरह इन्हें पाकिस्तान में मौजूद है कि ये स्टेट की लायबिलिटी है कि वो तमाम शहरियों के लिए रोजगार के इंतजाम करे। और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुनकर हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, और खास तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, तो वो तमाम मुलाजमीन के पास आर्टिकल 199 जो कि हमारे आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है, उसके तहत उनके पास ये राइट मौजूद है टू नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट, वहां पे जाके वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास भी तो ये राइट मौजूद है, प्राइवेटाइजेशन का हक महफूज रखती है गवर्नमेंट भी। बिल्कुल जी मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेमिंग जो है वो रिक्वायर है कि आप इस तरह रातों रात ये फैसले नहीं कर सकते। और चूंकि हमारा मुल्क पहले बहुत बड़े क्राइसिस में है, कोविड है, इसके बाद हमारे लोगों की रोजगार। चले मैं एक जरा कानूनी पहलू आपसे ले लिया, मैं दूसरे से नसीम साहब से भी और सलमान साहब से भी शॉर्ट कमेंट इस पे ले लेता हूँ। सलमान साहब और नसीम साहब, नसीम भाई पहले जरा आपसे पूछ लेता हूँ। हम PIA के मुलाजमीन निकालने जा रहे हैं, 8 नए जहाज़ों की मंजूरी दे दी है ड्राई लीज पर PIA ने, कैसे चलाएंगे सर? मुलाजमीन एक तरफ निकल रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट कहती थी हम नौकरियां देंगे, इधर बहुत सारे जगहों से आप रेडियो मुलाजमीन सड़कों पर हैं, आपके सामने ही हैं। अरसलान, बात यह है कि किसी की भी अगर जॉब जा रही होती है तो बड़ी दुख की बात होती है कि अगर कोई बेरोजगार हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो सियासी भर्तियां बहुत की गई हैं। अगर एक डिपार्टमेंट में 100 लोगों की जरूरत है तो 1,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। सरकारी इदारों का आपको हाल पता है कि वहाँ पे काम तो होता नहीं है और एक फौज पूरी मौजूद होती है, तो इदारे कैसे चलेंगे? इदारे आपके सामने है। अगर इदारे लॉस में जा रहे हैं तो वहाँ पे हुकूमत क्या करेगी? और दूसरी बात, जैसे आपने स्टील मिल की बात की, स्टील मिल में आप देखें काम तो कोई भी नहीं हो रहा, बंद पड़ी हुई है और गवर्नमेंट को तकरीबन 90 करोड़ महीने की सैलरी देनी पड़ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा नसीम साहब, चूंकि वक्त की कमी, मैं इसी पर एक बात सलमान साहब, सर काम होगा कैसे? गैस के बिल अरबों रुपए में आ गए, गैस बंद हो गई। देखिए बुनियादी बात यह है कि निजकारी का जब अमल होता है उसमें बहुत से लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन जैसे नसीम सदीकी साहब ने कहा कि पिछले कई बरसों से स्टील मिल बंद थी। अच्छा, हम एक बात तो भूल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, लेकिन ये सवाल नहीं कर रहे, ये जवाब नहीं दे रहे कि उनको 25-25, 30-30 लाख रुपए जो है गोल्डन शेक हैंड के तहत मिले भी हैं। यानी उनको ऐसे उठा के कान से पकड़ के बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि उनको 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट भी दी जा रही है। और उसकी वजह यह है कि वहां पे काम है नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत स्टील मिल को रिवाइव करने की पोजीशन पे जब नहीं है तो फिर गोल्डन शेक हैंड ही होना था और उसी के तहत लोगों को निकालना था। और ये बात ठीक है कि सियासी भर्तियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि इदारे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है उसको लेके चलने की। तो मैं समझता हूं अगरचे ये मसला, ये तरीकाकार ठीक नहीं था, लेकिन इसको कड़वी गोली तो कोई भी जितने काम करना था, फैसला करना था, उसको ये कड़वी गोली लेनी थी। और अच्छी बात है कि उन्होंने गोल्डन शेक हैंड दिया है, उनको मुलाजमीन को पैसे भी दिए साथ निकालते हुए। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, सलमान आबिद साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद रहे। कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में उन तमाम तर पहलुओं पर बात कर रहे हैं जो पहलू इस वक्त आवाम जानना चाहती है, जिनके सवालात आवाम का हक है जानना, उस पर बात की। हमारे तज्जियाकारों ने उसके यकीनन जवाब अच्छे दिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।
हैं।